नमस्कार, आदाब। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ कुरुतुल एन हैदर साहिबा का नॉवेलेट दिलरुबा। आज इस नॉवेलेट की 8वीं किस्त, उन्वान है गर्दबाद। लखनऊ 1967, माह जून, सुबह 11 बजे का वक्त। बूढ़े फूस जस्टिस रफाकत हुसैन साहब और उनके साहबजादे सैयद शफात हुसैन क्लाइड रोड पर अपनी कोठी के बैरूनी बरामदे में चुपचाप बैठे सामने तक रहे थे, जहां वीरान बाग में ईंटों से लदे ट्रक खड़े थे। सीमेंट की बोरियों की गर्द उड़ रही थी और राज मजदूरों का शोर मच रहा था, और धूप में चमकती सुनसान क्लाइड रोड पर से इक्का दुक्का साइकिल रिक्शा या कार निकल जाती थी। फिर एक बगुला तेजी से घूमता सड़क पर से गुजरा। जर्द पत्ते गर्द के उस रक्सा भवन में चक्कर काटते जा रहे थे। सैयद शफात हुसैन ने आराम कुर्सी पर बैठे बैठे गर्दन बढ़ाकर देखना चाहा कि बगोला कितनी दूर जाकर कहाँ मालूम होता है, लेकिन पल की पल में वो गायब हो गया। शफू मियाँ दोबारा अपनी सियासी तकरीर के मसवदे की तरफ मुतवज्जो हुए, जो वो तीसरे पहर को अपनी पार्टी के माहाना जलसे में पढ़ने वाले थे। लीजिए, कमबख्त बॉल पॉइंट का रिफिल फिर खत्म हो गया। झुंझलाकर कलम बाहर फेंक दिया। फिर उजाड़ बागीचे को तकने लगे, जहां नई नई सुर्ख ईंटों के ढेर लगे थे। उनके वालिद जज साहब ने आप ही आप खौलते हुए एक हुंकारा भरा और नेशनल हेरल्ड उठाकर अपनी आंखों के बेहद करीब ले गए। डैडी फिर पढ़ने लगे। कितनी बार आपको मना किया है कि आंखों पर जोर न डालिए। शट अप। डैडी ने डांट बताई और लर्जा हाथों से अखबार के वर्क खड़खड़ाए। जज साहब हमेशा के गुस्सेल थे। पीराना साली ने और ज्यादा कटखना और जिद्दी कर दिया था। साहबजादे भी तुंद मिजाज थे। अक्सर दोनों बाप बेटों में बात बेबात झड़प हुआ करती थी। सैयद शफात हुसैन उर्फ शफू, जिनको बाप अब भी कभी कभी प्यार से शिफ पुकारते थे, उन लोगों में थे जिन्हें अमेरिकन इस्तिलाह में नॉन अचीवर कहा जाता है। उनकी जिंदगी का आगाज बहुत शानदार था। आगे चलकर टाएं टाएं फिश। बाप ने 11 बरस की उम्र में इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा था। 1939 के मौसम गर्मा में जब लखनऊ आकर वापस गए, उसके 1 महीने के अंदर जंग छिड़ गई। जज साहब ने घबरा कर बराहे आयरलैंड घर वापस बुला लिया। यहां पहुंचकर शिफ झल्लाए झल्लाए रहे। इस मुल्क और शहर की हर चीज़ दकियानूसी, फरसूदा। फटीचर यूनिवर्सिटी में दाखिल किए गए। बाकी वक्त मोहम्मद बाग क्लब में अंग्रेज़ों के साथ टेनिस खेलने में गुजारते। मंगनी हो चुकी थी। माने इस ख्याल से कि बेटे का दिल लग जाए, 20 बरस की उम्र में ही शादी रचा दी। लेकिन दूल्हा इंग्लिश पब्लिक स्कूल बॉय, दुल्हन मिट्टी का माधव, मोम की मरियम, अल्लाह का जी। शिफ का दिल उनसे क्या लगता। इधर उधर 2-3 इश्क किए।
वो भी नाकाम। इस मुल्क की लड़कियां तमाम झेपू, कम हिम्मत, कूड़ मगज, जिस बेदिली से शादी की थी उसी बेदिली से BA LLB कर डाला, वकालत शुरू की, वो चली नहीं। दरअसल तहसील माश की ज़रूरत ही नहीं थी। बाप बड़े आदमी, दौलत बहुत, सिर्फ इस इंतज़ार में क्लबों और पहाड़ों पर वक्त गुजारते रहे कि इंग्लिस्तान के हालात ज़रा बेहतर हों तो वापस चले जाएं। मगर बाद अज़ जंग इंग्लिस्तान ने उठाकर हिंदुस्तान को आज़ाद कर दिया। बाप रिटायर हो चुके थे, ताल्लुका जब्त हुआ, आमदनी घटना शुरू हुई। शेफ अब पॉलिटिक्स की तरफ मुतवज्जो हुए। सूबाई इलेक्शन लड़ा, बाकी ईमानदार रुपया उसमें फूंक दिया, इलेक्शन हार गए। यानी एक तो नुकसान माया, दूसरे शमातत हमसाया। बाप और दोस्तों ने बहुतेरा समझाया था, मियाँ सियासत तुम्हारे बस का रोग नहीं, मगर बाप ही की तरह जिद्दी, कहाँ मानते। अब खुद अपनी पार्टी बनाई, उसमें लग गए। गर्दिश ज़माने ने सारी साहबियत निकाल दी थी। शेरवानी पहने तांगे पर सवार जगह जगह तकरीरें करते फिरते थे। आमदनी जिस रफ्तार से कम हुई, उसी तेजी से बच्चों की तादाद में इजाफा। बीवी इतनी जरखेज और औलाद की शौकीन कि 8-9 निहाल पैदा करके ही रिटायर हुई। घरानी बढ़ती जा रही थी। बच्चों की आला तालीम के अखराजात, दायमुल मरीज वालदैन का महंगा इलाज, ज़ाहिरी टीप टॉप बनाए रखने की फिक्र। मजबूरन कोठी का आधा हिस्सा किराए पर उठाना पड़ा। बकिया 5 कमरों में माँ खानदान मुंतकिल हुए। फिर तोते वाला बंगला फरोख्त किया। जिस रोज तोते वाला बंगला बिका, मिर्जा गुड़गुड़ी ने मैले रुमाल से आंसू पोंछते हुए बयानामा खामोशी से लाकर उनकी मेज पर रखा। एक पर्चे पर सिर्फ इतना लिखकर छोड़ गए, बे ते रे तोए ते बे चे। ये मिर्जा गुड़गुड़ी के साथ उनके बचपन का एक लतीफ़ा था। जब कोठी का शुमाली कत्ते ज़मीन फ़रोख्त किया गया, मिर्ज़ा गुड़गुड़ी पेवंदे खाक हो चुके थे। कोठी का निस्फ अहाता खरीद कर उसके नए मालिक ने मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट ब्लॉक बनवाना शुरू कर दिया। पिछले 2-3 महीने से कंपाउंड में दिन भर हंगामा रहता। ईंटों के ट्रक, राज मजदूरों का गुल, अजनबी चेहरों का हुजूम। बैरूनी बरामदे के आधे हिस्से के अलावा बैठने के लिए अब और कोई जगह बाकी नहीं रही थी। बहालत मजबूरी दोनों बाप बेटे वहीं कुर्सियां डाले बैठे रहे। माफ कीजिएगा, बहालत मजबूरी दोनों बाप बेटे वहीं कुर्सियां डाले बैठे रहते। बहुत दिनों तक जीते रहने की एक सजा यह है कि बेशतर दोस्त अहबाब और रिश्तेदार पहले मरकर तन्हा छोड़ जाते हैं। जज साहब के दुख सुख के साथी लाट साहब को स्वर्गवासी हुए 10 बरस होने आए। वफादार जानिसार साबिक मैनेजर लाला दुर्गा दास रस्तोगी को बैकुंठ सिधारे
15 साल हो गए। बाजी बेगम की वफ़ात को मुद्दतें गुजर गईं। मीर हुक्का, मिर्ज़ा गुगड़ी दास्तान पारीना में शामिल हो चुके और बहुत से इसी तरह एक एक करके चल बसे। खुद अगर 2 साल के और हो लिए तो 80 के हो जाएंगे। इतनी तवील उम्र अजाब है, खुसूसन जब दिमाग उसी तरह हस्ब साबिक काम करता हो। जज रफ़ाकत हुसैन अपनी आंखों के तारे शिफ की मायूस बेरंग जिंदगी और सबसे बड़े पोते मज्जू की नालायकी देख देख कर बैठे कुड़ा करते और ज़्यादा झुंझलाते। सैयद शफात हुसैन साहब के बड़े साहबजादे पहलोटी की औलाद मज्जू मियाँ की उम्र अब माशाअल्लाह से 25 बरस की थी। तालीम से बेनियाज, सिनेमा के शौकीन, घिस घिस कर 3rd डिवीज़न में BA किया। डंडे बजाते फिरे। आजहानी लाला दुर्गादास रस्तोगी के नमक हलाल बेटे घनश्याम दास रस्तोगी उर्फ लल्लू जी ने ज़िला बरेली में फैक्ट्री कायम की है। अल्लाह उनका भला करे। बेचारे आड़े वक्त में काम आए, पुरानी वफादारी निभाई। मज्जू मियाँ को बरेली बुलाकर अपने कारखाने में टेक्निकल ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, वहीं मुलाजमत भी देंगे। मज्जू के बाद दूसरे नंबर पर हैं हमीदा। वो 23 बरस की हो चुकी हैं। ब्याह का कोई बंदोबस्त नहीं। खैर, अभी कॉलेज में पढ़ रही हैं। शज्जू मियाँ कब के हरदोई से पाकिस्तान जाकर नाजिमाबाद कराची में रच बस गए। उन्होंने अपने एक लड़के का जो लाहौर में आला अफसर है हमीदा के लिए पैगाम भेजा था, मगर बेचारे जज साहब पोती पर आशिक उसकी सूरत देखकर जीते। उसे इतनी दूर दूसरे मुल्क भेजना गवारा ना किया। अब तो खैर 1965 की लड़ाई के बाद वहाँ आने जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमीदा शक्ल सूरत में बाप और दादा पर गई है और बेहद तेज तर्रार, खुद सर खुद राय, लेकिन पढ़ने लिखने में वो भी फिसड्डी। सिनेमा और सैर सपाटे की शौकीन इन दिनों कॉलेज की लड़कियों के साथ कश्मीर गई हुई है। सैयद शफात हुसैन ने घड़ी देखी। लंच का वक्त करीब था। कुर्सी से उठे। इतने में सीमेंट की बोरियों से लदा एक ट्रक ऐन बरामदे के पास आकर रुका। गर्दो गुबार का बादल बाप बेटों को सफेद कर गया। जज साहब ने बड़बड़ा कर अखबार से अपना सर छुपा लिया। डैडी, अब अंदर चलिए, देखिए, ये देख लीजिए। जज साहब अखबार बेटे के सामने करके बर अफरोख्तगी से बोले, आप कौम की हालत सुधारने की गरज से तकरीर लिख रहे हैं। कौम तबाह हो रही है, उसे आपकी तकरीरों की परवाह नहीं। मुलाहिजा कीजिए, ये आपके अहबाब डोम दहाड़ियों के साथ फख्र से दांत निको से खड़े हैं। अस्तगफिरुल्लाह। शिफ ने अखबार में छपी तस्वीर पर नजर डाली। शहर के एक असराने में बंबई से आए हुए 3 नामवर फिल्म स्टार चंद सूबाई वज़रा के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। डैड, यहाँ बहुत धूल उड़ रही। डैड, यहाँ बहुत धूल उड़ रही है, अंदर चलकर आराम कीजिए। शफात हुसैन ने नरमी से कहा। चले जाएंगे, जज साहब ने झल्ला का जवाब दिया। अब आराम ही आराम है। खुदा करे जल्द कब्रिस्तान पहुंचकर अपनी गोर में आराम करें। शफात हुसैन ने फिक्र से बाप को देखा। चिराग शहरी हैं, जाने कब तक उनका साया सर पर रहता है।
सहारा देकर उन्हें आराम कुर्सी से उठाया। अचानक जज साहब ने पूछा, हमीदा की खैरियत का खत आ गया? जी हाँ डैडी, कल ही तो आया था, आपको सुना दिया था। कब तक वापस आएगी? कॉलेज की टीम के साथ गई है। कश्मीर जैसा मुकाम, 1 महीना तो लग ही जाएगा। जज साहब ने कांपते हाथों से बेटे का बाजू थामा। हमीदा को वापस बुला लो, लिखो कि जल्द वापस आ जाए। बहुत अच्छा डैडी। शफात हुसैन एहतियात से चलाते हुए उनको उनकी ख्वाबगाह में ले गए। तख्त पर बेगम रफाकत हुसैन मलमल के हल्के गुलाबी दुपट्टे से मुंह लपेटे बेखबर सो रही थी। बेटे ने जज साहब को एहतियात से मसहरी पर लिटाया, दरवाजे और खिड़कियों के पुराने बदरंग पर्दे बराबर किए और बाहर आए। बीवी हस्ब मामूल बावर्ची खाने में मसरूफ थीं। छोटे बच्चे सब स्कूल गए थे। कोठी पर बड़ा वहशतनाक सन्नाटा तारी था। शफात हुसैन अपने कमरे में गए, राइटिंग टेबल के सामने बैठे, दूसरा कलम तलाश किया। दराज में से दबीस नीले कागज का राइटिंग पैड निकाला, जिसकी पेशानी पर मरहूम ताल्लुक़े का तुगरा सब था। उस आखिरी पैड में अब थोड़े से कागज बाकी रह गए थे। टूरिस्ट होटल गुलमर्ग के पते पर बेटी को अंग्रेजी में खत लिखना शुरू किया। मेरी प्यारी बेटी हमीदा, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपनी छुट्टियों से लुत्फ अंदाज हो रही होगी, लेकिन बेटी, तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। जल्द अज जल्द वापस आ जाओ। तो ये था दिलरुबा का नवा हिस्सा। कल आपको इस नॉवेलेट का आखिरी हिस्सा सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।